स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक, आज आप लोगों के सामने यूजी सेमेस्टर 2 के CC 4 पेपर यानी सेमेस्टर 2 ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए CC 4 पेपर और सेमेस्टर 3 के DSC के विद्यार्थियों के लिए क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज या थॉट्स लेकर के आया। इस पेपर में जैसा कि पूर्व के वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैं चैप्टर 2 हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ाया है। हर्बर्ट स्पेंसर के इवोल्यूशनरी थ्योरी का आधा पार्ट कल के वीडियो में आपने पढ़ा होगा, शेष पार्ट आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहेंगे समाज का विकास के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने क्या बतलाया है। तो स्पेंसर सामाजिक विकास के सिद्धांत में 2 वर्गीकरण प्रणालियाँ बनाना चाहते थे। क्लियर हुआ? हर्बर्ट स्पेंसर साहब सामाजिक विकास के संबंध में 2 वर्गीकरण प्रणालियाँ बनाना चाहते थे। पहली व्यवस्था के अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से संयुक्त समाज में विभिन्न स्तरों की ओर क्रियाशील है। यानी पहली अवस्था में वो क्या बताते हैं कि जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है इसमें समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से सम्मिश्र समाज के विभिन्न स्तरों की ओर क्या है, ये क्रियाशील है। अब ये कैसे है? तो इन्होंने यहाँ पर समाज का जो वर्गीकरण किया है 3 पार्टों में। एक सरल समाज, दूसरा दोहरे समाज और तीसरा दोहरे सम्मिश्र समाज। 3 समाज आपने जाना हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। पहला सरल समाज। सरल समाज को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। एक को कहते हैं प्रधान विहीन समाज, दूसरे को कहते हैं अनियत प्रधानत्व समाज, तीसरा कहते हैं अस्पष्ट तथा अस्थायी प्रधानत्व समाज और चौथा कहते हैं अस्थायी प्रधानत्व समाज। यानी सरल समाज 4 पार्टों में बांटा गया। अब इस चारों को 3 पार्टों में बांटा है। कौन कौन? प्रधान विहीन समाज, इसको जो 3 पार्टों में बांटे हैं वो एक यायावार, दूसरा अर्ध आवासित और तीसरा आवासित। कितने भागों में बांटा? जैसे सरल समाज को उन्होंने 4 भागों में बांटा। एक हुआ प्रधान विहीन समाज, इसको फिर 3 पार्टों में बांटा, यायावार समाज, अर्ध आवासित समाज, आवासित समाज। उसी तरह से अनियमित प्रधानत्व समाज, इसको भी उन्होंने 3 भागों में बांटा, यायावार, अर्ध आवासित और आवासित। फिर इसी प्रकार से सरल समाज को जो तीसरा बांटा अस्थायी प्रधानत्व, इसको भी 3 भागों में बांटा, यायावार, अर्ध आवासित और आवासित। फिर इन्होंने अस्थायी प्रधानत्व समाज को भी 3 पार्टों में बांटा, वही 3, यायावार, अर्ध आवासित और आवासित। इस तरह से आपने इनके एक समाज का एक वर्गीकरण सरल समाज के बारे में जाना कि सरल समाज को 4 भागों में बांटा और चारों को 3 पार्टों में बांटा। ठीक उसी प्रकार से स्पेंसर साहब ने दोहरे समाज को इन्होंने 3 भागों में बांटा। एक को ये कहते हैं अनियत प्रधानत्व समाज, दूसरा कहते हैं अस्थायी प्रधानत्व समाज और तीसरा कहते हैं अस्थायी प्रधानत्व समाज। इसको भी इन्होंने 3 पार्टों में बांटा। जिस तरह से पहले बांटा गया यायावार समाज, अर्ध आवासित समाज और आवासित समाज, उसी तरह से अनियत प्रधानत्व समाज को, अस्थायी प्रधानत्व समाज को और अस्थायी प्रधानत्व समाज को भी 3 भागों में इन्होंने बांटा। तीसरा जो इन्होंने बताया था दोहरे सम्मिश्र समाज, इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा, अनियत प्रधानत्व समाज, अस्थायी प्रधानत्व समाज और अस्थायी प्रधानत्व समाज। इसको उन्होंने 2 पार्टों में बांटा। जैसे
अनियत प्रधानत्व समाज को वो अर्ध आवासित समाज और आवासीय समाज में बांटा। उसी तरह अस्थायी प्रधानत्व समाज को उन्होंने दो भागों में बांटा, अर्ध आवासित और आवासीय। ठीक उसी प्रकार से अस्थायी प्रधानत्व समाज को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, अर्ध आवासित और आवासीय। स्पेंसर के अनुसार कुछ साधारण समाजों के समुच्चय से सम्मिश्र समाज उत्पन्न होते हैं। इन्होंने क्या कहा, स्पेंसर ने, जो कुछ साधारण समाज के समुच्चय से है किसका विकास होता है या उत्पन्न होता है, सम्मिश्र समाज का विकास होता है। इस क्षेत्र में आप देखें, स्पेंसर के अनुसार साधारण समाज में जैसे परिवार, ये परिवार सम्मिश्र समाजों में परिवार मिलकर क्या बना लेता है, कुल हो जाता है। और दूसरे सम्मिश्र समाज में कुल से मिल करके क्या बनता है, जनजातीय समूह हो जाता है। और ये जनजातीय समूह से मिलकर राष्ट्र और राज्य होते हैं। ऐसा इन्होंने बतलाया है स्पेंसर ने। साधारण समाज में एग्जाम्पल बतलाया कि एक परिवार हुआ, वही सम्मिश्र समाज में आकर बहुत सारे परिवारों से मिलकर क्या बन जाता है, कुल बन जाता है। और दूसरे सम्मिश्र समाज में वही कुल मिलकर क्या बना लेते हैं, जनजातीय समूह। और इस प्रकार से जनजातीय समूह से मिलकर क्या बन जाता है, राष्ट्र और राज्य होते हैं। ऐसा वर्णन टिमासेफ ने 1969 ईस्वी में भी किया था अपने लेखनी में। अब आते हैं स्पेंसर का दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण व्यवस्था प्रारूप की संरचना पर आधारित है। किस पर है, प्रारूप की संरचना पर आधारित है, जो वास्तव में विद्यमान नहीं होती, किंतु विभिन्न समाजों के विश्लेषण तथा इनके बीच तुलना करने में यह बहुत ही सहायक साबित हो सकती है। यहाँ पर विकास के एक भिन्न प्रकार अर्थात सैन्य से औद्योगिक समाज के बारे में बतलाया है। अब सैन्य समाज या युद्धप्रिय समाज या मिलिटेंट सोसाइटी किसे कहा इन्होंने, यह बतलाते हैं कि यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें मुख्यतः आक्रामक तथा सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए संगठन किया जाता है। इस बात को समझें कि यह एक ऐसा समाज हुआ जिसमें मुख्यतः आक्रामक और सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए क्या होते हैं, संगठन किया जाता है। इसके देखिए कुछ लक्षण बतलाए उन्होंने, जैसे सदस्यों के बीच संबंध अनिवार्य सहयोग पर आधारित होते हैं। एक लक्षण क्या बतलाए इनके, सदस्यों के बीच संबंध जो होते हैं अनिवार्य सहयोग पर, कंपलसरी कोऑपरेशन के आधार पर होता है। दूसरा लक्षण बतलाते हैं कि सत्ता तथा सामाजिक नियंत्रण का अत्यधिक केंद्रीकृत होना। जो सत्ता है और जो कंट्रोलिंग है, सोशल कंट्रोल जो करता है, वो सेंट्रलाइज होता है, केंद्रीकृत होता है। तीसरा उन्होंने बताया मिथक तथा विश्वासों की बाहुल्य, मिथक और विश्वास की क्या होती है, बहुलता होती है। और चौथा बतलाते हैं कि कठोर अनुशासन। इस प्रकार से आपने सैन्य समाज या मिलिटेंट सोसाइटी के बारे में जाना और इसके चार लक्षण के भी बारे में जाना। इसके बाद इन्होंने चर्चा किया औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज में सैन्य कार्यकलाप तथा संगठन समाज के लिए बाह्य हो जाता है। फिर भी औद्योगिक समाज में सैन्य कार्यकलाप और संगठन जो होती है वो समाज के लिए बाह्य होते हैं। समाज मानव उत्पादन तथा कल्याण पर ही ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इस समाज के जो लक्षण हैं, यानी औद्योगिक समाज के जो लक्षण हैं वो ये कि इसमें स्वैच्छिक सहयोग की प्रधानता होती है, यानी वॉलेंट्री ऑपरेशन की प्रधानता मिलेगी। दूसरा, लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को दृढ़ता से माना जाता है। जो लोगों के जो व्यक्तिगत अधिकार है उसको काफ़ी दृढ़ता से माना जाता है। तीसरा है, सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से आर्थिक क्षेत्र को अलग रखा जाता है। जो सरकार के जो राजनीतिक नियंत्रण है उससे आर्थिक क्षेत्र को ये अलग रखता है। और चौथा इसका जो लक्षण है, मुक्त समितियां और संस्थाओं का विकास होना, यानी मुक्त समिति और संस्थाओं की क्या होता है, इसमें विकास होता है। इस प्रकार से आपने स्पेंसर के दोहरा वर्गीकरण जो था सैन्य समाज और औद्योगिक समाज उसके भी बारे में जाना। अब एक चीज़ ये भी सवाल उत्पन्न होती है, क्या स्पेंसर के विचार समकालीन समाज के लिए कितने प्रासंगिक हो सकता है, कितना प्रासंगिक है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। जो इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया, विकासीय सिद्धांत दिए, वो कितना प्रासंगिक वर्तमान काल में। तो गौर करें कि स्पेंसर अगस्त कॉम्ट के विपरीत समाजशास्त्र के दूसरे प्रवर्तक के रूप में है। कॉम्ट लोगों को बेहतर समाज बनाने की ओर अग्रसर करना चाहता था। अगस्त कॉम्ट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे, वो लोगों को बेहतर समाज बनाने की
ओर ही अग्रसर करना चाहता था, जबकि स्पेंसर समाजशास्त्र के माध्यम से लोगों को यह दिखाना चाहता था कि मानव को समाज में चल रही सहज प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी समाज की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मानव को किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पेंसर स्वतंत्रता की सहज मूल प्रवृत्ति में अटूट विश्वास रखते थे। चार्ल्स डार्विन से भी ये काफ़ी प्रभावित थे, इससे पहले भी हमने चर्चा किया है उनकी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज से। इससे प्रभावित होकर स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की धारणा में विश्वास किया था। किसमें विश्वास था इनका? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वोपयुक्तता की उत्तरजीविता में इनका पूर्ण विश्वास था। और प्रकृति में कमजोर और अयोग्य को समाप्त करने की ताकत होती है। इनका ये भी मानना था कि प्रकृति में क्या होती है कि कमजोर और अयोग्य को समाप्त करने की ताकत होती है। योग्यतम व्यक्ति वही है जो स्वस्थ है और बुद्धिमान। उनके लिए राज, अब आते हैं राज के बारे में। स्पेंसर के लिए राज एक संयुक्त पूंजी कंपनी की तरह होता है जो व्यक्तियों के परस्पर हितों का संरक्षण करता है। यानी इस प्रकार उनके लिए विक्टोरिया काल की जो हस्तक्षेप की नीति अर्थात मुक्त बाजार का समाज जो था वो सभी समाजों में सर्वोत्तम है, ऐसा स्पेंसर का। समाज की अतिजैविक व्यवस्था के रूप में उसने संस्कृति को इसका हिस्सा नहीं माना। जो सुपर ऑर्गेनिक सिस्टम के बारे में जो चर्चा किया है उसमें उसने संस्कृति को उसका हिस्सा नहीं माना है। उन्होंने वास्तविकता के लिए एक एकीकृत सिद्धांत बनाया। उसका विकास का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, कॉस्मिक थ्योरी। इसलिए टीमासेप कहते हैं कि उसका सिद्धांत समाजशास्त्र के बजाय दर्शन शास्त्र का सिद्धांत लगता है। फिर भी उनका सिद्धांत 18वीं और 19वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि अर्थशास्त्री तथा सामाजिक चिंतक यह मानते थे कि राष्ट्र की संपदा बढ़ाने का यही सर्वोत्तम ढंग है। जो सर्वोत्तम ढंग है उसको यही तरीका को माना। आपको यकीन नहीं होगा उस समय यूरोपियन समाज में जब तक लोग स्पेंसर की किताब नहीं पढ़ते थे तब तक उनको चैन नहीं होती थी और लोग शर्म महसूस करता था कि स्पेंसर की किताब नहीं पढ़े, यानी इनकी लोकप्रियता थी। साथ ही यदि आप देखें कॉम तथा स्पेंसर दोनों समाजशास्त्र के विकास के विज्ञान की प्रस्तुति तक पहुंचाने में बहुत हद तक सफल है। तो इस प्रकार से आज आपने हर्बर्ट स्पेंसर का चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे मैक्स वेबर के बारे में। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।